ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया। हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के ऑर्डर होते हैं और इनको ऑर्डर में ही रखा जाता है। अगर ऑर्डर में नहीं रखा जाएगा तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। तो 1 2 3 नेगेटिविटी, डिवीजन और सारे प्रोनाउन प्लूरल। 2 3 1 पॉजिटिविटी, यूनिटी और सारे प्रोनाउन सिंगुलर। तो इस तरीके से आपको इनको सीखना है, समझना है और एग्जाम में आए तो इस तरीके से रखना है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इनसे भी एरर देखी जाती है, हो सकता है कि आ जाए एरर, अभी तो नहीं दिखे, 2-3 साल से ऐसे क्वेश्चन मुझे रिलेटेड नहीं नज़र आए। बाकी 2012, 13, 14 में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, राइट। बाकी हमको सीखना सभी है भैया। अगर आप प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, सिर्फ शॉर्टकट के पीछे मत भागो, नहीं तो लंबे लटक जाओगे। अब बात कर लेते हैं कि हमने जो प्रोनाउन शुरू में पढ़े थे, जैसे आई और बी के भी फैमिली होती है, माय, योर, हीज, हर, आई, मी, माय, माइन। अब यहाँ पर मैंने लिखा प्रोनाउन। देखो, आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। आई क्या होता है, सब्जेक्टिव। ये सेंटेंस के शुरुआत में आता है। सब्जेक्टिव केस क्या करता है, सेंटेंस की शुरुआत में आता है। सब्जेक्ट होता है, राइट, और इसी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये कौन से पार्ट में चला जाता है भैया, ऑब्जेक्टिव पार्ट में चला जाता है। ये सेंटेंस का कौन से पार्ट में जाएगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जाएगा। यू सब्जेक्टिव पार्ट, उसका यू ऑब्जेक्टिव पार्ट। ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो ये सब्जेक्टिव है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं सेंटेंस की शुरुआत में ये आएंगे, सेंटेंस के पीछे ये चले जाएंगे। ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो गए, राइट। अब एक बात और समझ लेते हैं। इन्हीं का बनता है पजेसिव प्रोनाउन, इन्हीं का बनता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। अब इनको भी डील करने की कोशिश करेंगे वन बाय। सेंटेंस से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि कहाँ पर ये होता है। ठीक है ना। तो आई, मी ऑब्जेक्टिव केस और ये होता है पजेसिव केस, है ना। इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, पजेसिव एडजेक्टिव। ये जब भी आएगा ना, किसी नाउन से पहले आएगा और उससे पहले आके अपना अधिकार दिखाएगा, आपका मालिकाना हक दिखाएगा। और ये भी होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन, जो ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से बनते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अभी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है आपको, इनको मैं वन बाय वन अच्छे से समझाऊंगा। माय और माइन, योर और योर्स, हिज का हिजी होता है, हर का हर्स हो जाता है, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाएंगे, आर का आर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा। अब यहाँ तो मुझे लगता है कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, बस ये इसको आपको सिर्फ ऐसा ध्यान में रखना है। ये कैसे होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, और इनका भी अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। वो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो ना, आई एम अ डॉक्टर, यू आर माई फ्रेंड, आई लाइक यू, इससे अलग वेरिएशन में आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को, उसका एक्चुअल यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं और एग्जाम में इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, राइट। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव केस सबको आता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है। सब्जेक्टिव केस मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बोला मी आई एम अ डॉक्टर, ठीक है ना। फिर मैंने बोला यू का तो यू ही रहता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। मुझे बताओ इधर इसमें क्या आएगा। फिर मैंने लिखा हर, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये तो बच्चों जैसी एक्सरसाइज दे दी। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर सेंटेंस की शुरुआत में तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस रखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में क्या रखते हैं सर, हम सब्जेक्टिव केस रखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस रखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखना था हर, है ना, तो हर नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमको आती है ना। लेकिन हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पहले बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज लिखी, इनको समझने की कोशिश करो। भाई आई कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव। मी कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा और ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है ना। ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा, ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। शुरुआत में पीछे, शुरुआत में पीछे, शुरुआत में पीछे, शुरुआत में पीछे और शुरुआत में पीछे। हालांकि ये दोनों सेम होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम होते हैं, तो वो तो कम पता चलेगा। मैंने बोला आई लव हिम या ही, बताओ ये सही है। आई सब्जेक्टिव केस है, ही लिखो या हिम लिखो,
सर ही नहीं आएगा, हिम लिखना है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। यदि ही उठ के पीछे जाएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा। इसी के ऊपर कुछ बहुत ही ईजी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, समझने की कोशिश करो। मैंने बोला राज लाइक्स सिमरन। अब यहाँ पर राज क्या है, देखो कुछ नाउन की एक्सरसाइज मैंने ऐड की ताकि समझाने के लिए। यहाँ पर भी नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है। जब नाउन सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो दोनों पार्ट में सेम रहता है। अगर मैं सिमरन को उठा के आगे लेके आऊँ ना, तो भी ये सिमरन ही रहेगी, नाउन ही रहेगा। और राज को उठा के पीछे ले जाओ तो भी ये राज ही रहेगा, मतलब नाउन ही रहेगा। तो नाउन में समस्या नहीं होती। जब नाउन को आप पीछे ले जाते हो तो भी नाउन रहता है सेंटेंस के, और शुरुआत में रखते हो तो भी नाउन रहता है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मोहन मोहन लाइक्स सुनीता एंड सुनीता लाइक्स मोहन। तो देखो, अगर सुनीता को पीछे ले आऊँ तो भी सुनीता है, आगे रखूँगा तो भी सुनीता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नाउन में कोई चेंजेस नहीं होता, नाउन का नाउन ही रहता है। लेकिन प्रोनाउन को देखो ऐसा नहीं है। आई नो हिम या ही, दोनों में से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो आप ही नहीं रखोगे यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस क्या लिखोगे, हिम। ही नोज आई या मी, बताओ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, और ये क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ये तो पता है आपको। तो ही नोज आई नहीं आएगा, अब लिखना पड़ेगा आपको मी। सी कॉल्ड सी कॉल्ड दे या फिर देम, दे या फिर देम। तो आपने सर दे तो नहीं आएगा, देम आएगा, कि ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, कहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब सर हमने जो प्रोनाउन पढ़े हैं, आई वी यू, ये तमाम प्रकार की जो आप देख रहे हो प्रोनाउन, ये सेंटेंस के अंदर क्या करेंगे सेंटेंस के अंदर 2-3 काम करेंगे। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। पहली बार ये सारे के सारे वर्ब के क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन के क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये बातें ध्यान रखना। ये सारे के सारे सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट किन किन के, वर्ब के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी इन्हीं के ऊपर बेस्ड आगे देखो। देखो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं आई मी, है ना, यू, हिम, हर, देम, ये सारे क्या होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। और यही के यही बनते हैं आपके प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। कैसे सर, इधर देखो एग्जांपल से। ही एडवाइज, ही क्या है, सब्जेक्ट, एडवाइस क्या है, वर्ब। अब यहाँ पर जो मी आया है, यहाँ पर जो मी आया है वो किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब कितनी है, एक है, एडवाइस। तो ही एडवाइज मी, उसने मुझे सलाह दी, एंड ही टू डू दिस। क्या सेंटेंस में गलती नजर आ रही है आपको, आएगी ना भाई। आपकी वर्ब एक है और वर्ब के बाद जितने भी आएंगे ना उसके ऑब्जेक्ट होंगे, तो ही नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा हिम। यहाँ पर आपको दिक्कत होगी बेटा, वहाँ तो एकदम उलुल, मतलब बोल सकते हैं उलुलुलु एक्सरसाइज है ना, बहुत आसानी से कर लोगे। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। भाई वर्ब आपकी है, मैंने क्या बोला, वर्ब के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब ये रही, भले ही आगे एंड से जुड़े रहें, शुरुआत में एंड से जुड़े रहेंगे तो सब्जेक्टिव केस रहेंगे, लेकिन वर्ब के बाद में एंड से जुड़े हैं तो भले ही वो एंड से जुड़े हैं, वो वर्ब के ही ऑब्जेक्ट होंगे दोनों। ठीक है ना। दूसरा देखो, यू टोल्ड बी अबाउट एवरीथिंग। इसमें क्या नजर आ रहा है गलती, यू टोल्ड बी, तुमने हम कहा, यू टोल्ड वी, तुमने हम कहा या तुमने कहा हम, अबाउट एवरीथिंग, हम नहीं आएगा भैया, हमें। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। यू टोल्ड अस अबाउट एवरीथिंग, यू टोल्ड अस अबाउट एवरीथिंग। आगे देखो, द मेन सेव्ड आई एंड रोहन, द मेन सेव्ड आई एंड रोहर। अब यहां पर देखो, ये क्या है, वर्ब है, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ से सब्जेक्ट है, वर्ब है। वर्ब के बाद में क्या आते हैं, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। अगर आप प्रोनाउन रख रहे हो, तो प्रोनाउन कौन से केस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। तो सेव्ड के बाद में आई नहीं आएगा, क्या आएगा, मी आएगा। मी आएगा, सर इसको भी कुछ कर दूं, बेटा नाम तो नाम ही रहेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में, अभी हमने बात की थी, है ना। तो बस आपको बदलना क्या है, प्रोनाउन को बदलना है। इधर देखो, ही अब्यूज्ड मोहन एंड वी। ही क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में आया। अब्यूज क्या है, वर्ब। ठीक है, मोहन क्या है, नाउन। नाउन कौन से केस में आया, ऑब्जेक्टिव केस में। किसका ऑब्जेक्ट, अब्यूज का ऑब्जेक्ट कौन है, मोहन। एंड लग के एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब एक है, भले इधर एंड लग के 10 रहे तो 10 के 10 ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएंगे, वर्ब तो एक ही है ना। अब मोहन एंड, अब यहां पर वी नहीं आएगा, क्या आएगा, अस। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से
इस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है भैया। बोलचाल में तो हम बोल लेंगे, लेकिन लिखित में क्या होता है, हमारी बत्ती गुल हो जाती है। जब सेंटेंस को इस तरीके से लिखा हुआ पाते ना, तो वी गेट लॉस्ट, वी जस्ट गेट लॉस्ट, राइट। व्हेन वी सी सेंटेंस written on that particular page or notebook or somewhere else, we get flabbergasted, we get bewildered after seeing that sentence। तो आपको ये देखना है, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और सेंटेंस लिखे मैंने। अच्छा, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। ये जो लेट वर्ब होती है, इसके बाद में क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं कि ऑब्जेक्ट आते हैं। सर अगर ये वर्ब है तो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट ही आएंगे। बोलते ना बचपन के सेंटेंस, लेट दे स्पीक, लेट आई स्पीक। क्या बोलता हूं मैं, लेट आई स्पीक बोलूंगा क्या, लेट आई स्पीक। ये वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को कुछ करने की अनुमति देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, लेट मी स्पीक। लेट दे स्पीक नहीं होगा बेटा, लेट देम स्पीक, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। लेट्स वी गो, एक और सुना होगा, लेट, ठीक है ना, लेट्स वी गो, लेट्स वी गो, लेट अस गो होता है ना, लेट अस गो। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत लिखी है ना, इसी में क्या छुपा है, अस, इसी में क्या छुपा है, अस। अगर मैं इसको हटा दूँ और सीधा यहाँ पर इतना लिख दूँ, लेट वी गो, क्या ये सेंटेंस सही है, वी नहीं आएगा, क्या लिखना पड़ेगा, अस। लेट अस गो, आओ हम चले। तो इस तरीके से याद रखना है, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, देखो प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं भैया, नाउन प्रोनाउन। कैसे, हमारा बोलचाल का एक सेंटेंस जो अक्सर हम लोग बोलते हैं, लेट टू नहीं होता, लिसन टू, सॉरी टू माय वर्ड्स, लिसन टू आई या मी, लिसन टू आई या मी, दोनों में से क्या आएगा, ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा याद रखना वर्ब के क्या होते हैं भैया, ऑब्जेक्ट। यहाँ से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। प्रेपोजिशन के भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। फिर नाउन फ्रेज भी हो सकती है, जेरेंड भी हो सकता है, वो तो बात की बात हो जाएगी। किस वर्ब के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएंगे, प्रेपोजिशन क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट नहीं आएंगे। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद में आई नहीं आता बेटा, मी आता, ऑब्जेक्टिव केस। टॉक टू आई, ऐसा टॉक टू आई नहीं होता, टॉक टू मी होता है। लुक एट हिम, लुक एट हिज एडोसिटी, है ना। तो लुक एट हिम या ही, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ही स्टार्टेड लाफिंग एट दे नहीं होगा सर, ये प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको देम। ही स्टार्टेड लाफिंग एट देम। तो समझ में आ रहा है भैया, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। सर ये तो हमको आता है, इसमें क्या है, अभी मैं कुछ और प्रेपोजिशन देखता हूँ वहाँ पे आता है कि नहीं आपको, है ना। बट, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, ये सारी प्रेपोजिशन होती है। सर ये तो कंजंक्शन होता है, बट प्रेपोजिशन कहाँ होता है, सर एक्सेप्ट तो होती है ना, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होती है। लाइक सर ये तो वर्ब होती है, अनलाइक ये बेटा ये प्रेपोजिशन भी होती है और वर्ब भी होती है। इनमें से ये दो क्या हो जाएगी, प्रेपोजिशन वर्ब दोनों तरीके से बिहेव करेगी, राइट। एक्सेप्ट को छोड़कर के सिवाय, राइट। बट का मतलब लेकिन किंतु परंतु तो होता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन भी होती है। और एग्जामिनर इनसे ही चूज़ करके देता है, इनसे ही बना के देता है क्वेश्चन। बच्चा यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब देखो, अभी तक आपने टू के बाद में लगा दिया मी, एट के बाद में लगा दिया हिम, लेकिन अब यहाँ पर देखो, ही वॉन्टेड टू कम बट ही हैज़ सम वर्क। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे पूछूँ कि यहाँ पर बट क्या है, प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है कि कंजंक्शन है। यहाँ पर जो बट है, यहाँ पर जो बट है, यहाँ पर जो बट है वो बेटा कंजंक्शन है। यहाँ पर जो बट है वो क्या है, ऐसी बंद कर दे भाई। यहाँ पर जो बट है ना वो कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि बेटा इधर ध्यान में देखो, एक पूरा का पूरा क्लॉज आया। कंजंक्शन क्या करता है, दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है ना, दो अलग अलग फ्रेजेस को जोड़ता है, दो अलग अलग नाम को जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है। तो वो एंड जोड़ता है दो नाउन, मतलब जो नाउन को। लेकिन बट तो दो अलग अलग क्या करोगे, क्लॉज को जोड़ेगा।
एक सेंटेंस ही होगा, फिर इसके बाद में एक सेंटेंस ही होगा, तो दो अलग अलग सेंटेंस है। तो यहाँ पर बट क्या है बेटा, कंजंक्शन है। ये प्रेपोजिशन भी होता है, कहाँ होता है, इधर देखो, नोबडी कैन हेल्प यू, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है, बट आई। अब यहाँ पर बट क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या है भैया, प्रेपोजिशन। सर प्रेपोजिशन के तौर पे बट का मतलब क्या होता है, सिवाय, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, के सिवाय, मतलब मेरे सिवाय या मेरे अलावा, या के अलावा बोल दो, के अलावा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट का मतलब के सिवाय के अलावा के तौर पे, प्रपोजिशन के तौर पे आता है। नोबडी कैन हेल्प यू बट मी, बट मी होगा, आई इसलिए नहीं होगा क्योंकि बट आपकी यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। नोबडी कैन हेल्प यू बट मी, सिवाय मेरे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, सिवाय मेरे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, या कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता सिवाय मेरे है। तो यहाँ पर बट क्या है, प्रेपोजिशन है। सब पता कैसे चलेगा प्रेपोजिशन, भाई प्रेपोजिशन के बाद में पूरा सेंटेंस नहीं आता है, कंजंक्शन के बाद में एक और सेंटेंस आता है, और उसमें भी सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद में सिर्फ ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय सम ड्रेसेस बट शी हैज़ नो मनी, एक पूरा का पूरा सेंटेंस है इतना, हाँ सर सेंटेंस है, जिसका सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, फिर बट लगा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये तो दो दो अलग अलग क्लॉज है, दो अलग अलग क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आते हैं। तो बट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, कंजंक्शन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लेकिन। कहने का मतलब सी वॉन्ट्स टू बाय सम ड्रेसेस, वो कुछ ड्रेस खरीदना चाहती थी, लेकिन सी हैज़ नो मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब यहाँ पर जो बट होता है ना बेटा, वो प्रेपोजिशन होता है। क्या बोल, यू, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है सिवाय, बट नॉट मी, सिवाय मैं, बट नॉट मी। अब यहाँ पर आई नहीं आएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, मी। तो बट नॉट भी क्या होता है, एक प्रकार से प्रेपोजिशन के तौर पे काम करता है। मेन आपकी प्रेपोजिशन बट ही है यहाँ पर, क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं आया ना आगे, तो आप कैसे बोलोगे कि वहाँ पर वो कंजंक्शन है। ये प्रेपोजिशन के तौर पर रहेगा, राइट। अब देखते थे लाइक और अनलाइक का। सी लाइक्स हर मदर, शी क्या है, सब्जेक्ट, लाइक यहाँ पर क्या है, वर्ब, और ये उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस में लाइक क्या भैया, पहले सेंटेंस में लाइक क्या है, वर्ब है। तो मैंने आपको ये समझाया, देखो सी सब्जेक्ट है, हाँ सर सब्जेक्ट है। अब लाइक यहाँ पर क्या है, वर्ब है कि प्रेपोजिशन है। देखो वर्ब है या प्रेपोजिशन, इस बात की पुष्टि इस बात से होगी क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट के बाद में आ रही है, अगर सब्जेक्ट के बाद में आ रही है तो ये सब्जेक्ट रहेगा, तो ये क्या है भैया, वर्ब, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हर मदर, ये क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लाइक क्या होता है, वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है लाइक जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होता है पसंद करना, और प्रेपोजिशन के तौर पे क्या हो जाएगा, के जैसा, प्रेपोजिशन के तौर पे क्या हो जाएगा, के जैसा। तो सी लाइक्स हर मदर, मतलब वह अपनी माँ को पसंद करती है, वो अपनी माँ को पसंद करती है, माँ की जैसी नहीं। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखो, सी इज, वह है, लेकिन यहाँ पर करती है, वह है, लाइक मी या मी या आई, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मी। अच्छा इसी सेंटेंस को ऐसा बना देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सी इज लाइक, सी इज लाइक हर मदर। देखो अब इसमें क्या दिक्कत है, सी इज लाइक हर मदर, इज आया मतलब है, सी इज लाइक वह है अपने माँ की जैसी। तो यहाँ पर जो लाइक हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा प्रेपोजिशन। क्या हो जाएगा भैया, प्रेपोजिशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब है। इधर देख लो, राम अनलाइक्स, राम अनलाइक्स, राम अनलाइक्स हर। अब देखो लाइक पसंद करना, तो अनलाइक होता है ना पसंद करना। जब कोई किसी को नहीं पसंद करता तो अनलाइक हो जाएगा। तो राम अनलाइक्स हर, राम उसे ना पसंद करता है, मतलब पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर तो ये वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो आप,
राम इज अनलाइक सियाहर, राम उसके जैसा नहीं है। यहाँ नीचे वाले में अनलाइक क्या हो जाएगी, प्रपोजिशन। या यूं कहें इज एम आर वॉज वर के बाद अगर लाइक अनलाइक आता है तो वो प्रपोजिशन के तौर पे काम करता है, अगर सरल तरीके से याद करना है तो। अगर सब्जेक्ट के बाद लाइक या अनलाइक तुरंत आ रहा तो समझ जाओ ना वो मेन वर्ब है। अब ये अगर प्रपोजिशन है, अगर ये प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आते, क्या आते, ऑब्जेक्ट। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारी बट एक्सेप्ट है ना, लाइक अनलाइक। और भी ये प्रेपोजिशन फ्रेज, इसमें से कुछ प्रेपोजिशन होती है और कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। सर प्रेपोजिशन तो समझ में आ रहा है, टू, एट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। बट या बट फॉर दोनों का मीनिंग एक ही होता है। लाइक, अनलाइक, नथिंग बट कुछ नहीं सिवाय, टुगेदर विथ साथ में, और अलोंग विथ साथ साथ, है ना, एज वेल एज साथ ही साथ, एंड नॉट, एन एडिशन टू, रादर देन, अकम्पनीड बाय, नो लेस देन से कम नहीं, बिटवीन के बीच में, बिसाइड्स के अलावा, विथ होता है के साथ, इंक्लूडिंग मतलब उसको मिलाकर। तो ये कुछ देखो, अगर जो सिंगल प्रपोजिशन आ रही है, अगर एक सिंगल शब्द आ रहा है तो वो प्रपोजिशन है, लेकिन दो तीन शब्द मिलके एक प्रपोजिशन बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज। ये सारी की सारी प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। जैसे कंपाउंड नाउन कैसा होता है, दो तीन नाउन को मिलाकर बनाते हैं, तो वैसे ही जब दो तीन शब्द मिलके एक प्रपोजिशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोजिशन का समूह, मतलब प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, राइट। तो ये कंपनी प्रपोजिशनल फ्रेज, ये भी बिटवीन तो प्रपोजिशन है, बिसाइड भी प्रपोजिशन, विद भी है, इंक्लूडिंग भी प्रपोजिशन है, तो अलोंग विद प्रपोजिशनल फ्रेज, टुगेदर विद, सब प्रपोजिशनल फ्रेजेस में से कुछ कुछ ये प्रपोजिशन है सब, एक्सेप्ट फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज, बट फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज। जो दो शब्दों से मिलके बनी उसको समझ जाना, वो फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज। सर काम क्या करती है, प्रपोजिशन के तौर पे ही काम करती है। अब अगर इनसे अगर आपको एक्सरसाइज हो जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनमें से कुछ कुछ तो मैंने करा दिया, कुछ कुछ से आगे एक्सरसाइज और देखते हैं। इनको आप चाहो तो पॉज करके लिख लेना, इतने शब्दों को आपको ध्यान में रखना है भैया। इनके बाद में अगर कुछ लिखा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, अगर कोई नाउन प्रोनाउन आए तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलो समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज नॉट रिफ्ट, देयर इज नॉट रिफ्ट, या देयर इज नो रिफ्ट, देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन यू एंड आई। रिफ्ट का मतलब क्या होता है, अनवन, है ना, तो कोई अनवन नहीं है। बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन। देयर इज नो रिफ्ट, देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन, ये नोट को हटा दो, नो बोलो ज़्यादा बेहतर। देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई अनबन नहीं है। यहाँ पर बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, तो यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहता है, तो ठीक है। एंड लगा है, कंजंक्शन, उसके बाद में एक और जुड़ा हुआ है, क्या, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। उस बात की पुष्टि किससे होगी कि ये किसके ऑब्जेक्ट है, ये दोनों के दोनों क्या है, यू एंड आई किसके ऑब्जेक्ट है, बिटवीन के। बिटवीन प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट, मी नहीं लिखा जाएगा, आई। तो क्या होगा, देयर इज नो रिफ्ट बिटवीन यू एंड मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, तुम्हारे और मेरे बीच में इस प्रोजेक्ट पे अनबन नहीं है। तो कुल मिला के प्रपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ हैं। एवरीवन वेंट टू द मैरिज, हर कोई शादी में गया। एवरीवन वेंट टू द मैरिज बट ही या हिम, सिवाय उसके, बस वो नहीं गया। आई कैन गो एनी वेयर बट नॉट योर हाउस, एक तो वो होता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय तुम्हारे घर, तो हर कोई शादी में गया सिवाय उसके। अब ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आते, क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ये ऐसे पूछते भैया, ऐसा ध्यान में रखना आपको। समझ में आ रही बात, और आगे बढ़ते हैं। देयर इज नथिंग बट ही या हिम, कुछ नहीं सिवाय उसके कुछ नहीं है, वहाँ पर उसके सिवाय कुछ नहीं है। अब नथिंग बट भी आपकी क्या होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, प्रपोजिशनल फ्रेज होती है। बट को अगर देखें तो सिंगल प्रपोजिशन के तौर पे, नथिंग बट अगर दोनों को इंक्लूड करके देखें तो दो शब्द मिलके क्या बनाते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। तो देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है सिवाय उसके, सिवाय वह नहीं, सिवाय उसके, हिम लिखा जाएगा, ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई। आई अलोंग विथ यू, मैं साथ ही साथ तुम। आई अलोंग विथ यू, अलोंग विथ मतलब के साथ साथ, के साथ साथ, मैं साथ ही साथ तुम। आई अलोंग विथ यू, या फिर अलोंग विथ मतलब साथ साथ, के साथ। आई अलोंग विथ यू इज आर डॉक्टर। अब यहाँ पर ये अलोंग विथ क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है तो ये यू क्या है सर, ये तो दोनों तरीके से काम कर लेगा। पता कैसे चलेगा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव केस ही है। ये क्या लिखा है,
ये ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा है, याद रखना। आई अलोंग विथ यू इज आर डॉक्टर। अब अच्छा, इस सेंटेंस में गलती क्या, जो बता देगा तो समझ जाना बहुत 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 आग वाला काम हो जाएगा, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, है ना, जिसने बता दिया। देखो अब आपके पास ऑप्शन में है भैया, देखो इज और आर, तो बहुत सारे महारथी क्या करेंगे, यू के अनुसार आर लगा के जाएंगे। भाई यू तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आई अलोंग विथ यू, मैं साथ ही साथ तुम, ना तो इज आएगा ना एम आएगा यहाँ पर, सॉरी ना तो इज आएगा ना आर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। आई अलोंग विथ यू एम डॉक्टर, आई अलोंग विथ यू एम डॉक्टर। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि बेटा ये पीछे जाते ना तो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये शुरू में रख के यहाँ पर मैंने क्या करा, दो सब्जेक्ट को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो उसके बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट अगर ये यू है तो यू ऑब्जेक्ट है तो वो इज एम आर ले नहीं सकता, तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा, आई, तो आई के अनुसार वर्ब रखी जाएगी। आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल होगा। एक बार बताओ, आई एज वेल एज यू इज एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये सेंटेंस को ज़्यादा ध्यान से देखो, मैं साथ ही साथ तुम, एज वेल एज भी क्या है आपकी, ये कंजंक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर काम कर रहे हैं साथ ही साथ, ये काम कर रहा है भैया प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह। एज वेल एज आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन तब कहलाएगा जब दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ेगा, जैसे आई एम एजुकेटेड एज वेल एज यू आर एजुकेटेड, तो जब कंजंक्शन को जोड़े तो एज वेल एज के सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आई। लेकिन एज वेल एज से शुरू में दो शब्द जुड़े हैं, दो प्रोनाउन जुड़े हैं, दो नाउन जुड़े हैं, तो पहले नाउन के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये शब्दों का समूह प्रेपोजिशन का काम करता है, इसके आने वाला, इनके बाद आने वाला जो भी रहेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा भैया, ऑब्जेक्ट। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा, इनके बाद आने वाला क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। फिर मेन सब्जेक्ट कौन रहेगा, आई, आई के अनुसार क्या आएगा, एम। बात क्लियर हुई। हाँ, ये ग्रामर भैया रिटर्न में ध्यान रखना है, स्पोकन में कुछ भी बोल के चले जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पोकन में तुम कुछ भी बोल के चले जाओ, तुम अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ अ लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन स्पोकन, जो बोली जाती है बोली जाने वाली भाषा में, राइट। एंड यू जस्ट वॉन्ट टू कन्वे योर मीनिंग, you just want to express your thought to that particular person, that what you are trying to say him. If you make a mistake, it doesn't matter, but he will get you and he will answer your question. But written, वहाँ पर कोई भी आपसे ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। रिटर्न में आपको स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, सही लिखना पड़ेगा, ग्रामेटिकली सही जमाना पड़ेगा भैया। बात समझ में आ रही है। तो जो स्पोकन में बोलते हैं वो रिटर्न में कई बार यूज़ नहीं होता है, ये बात दिमाग में भेजे में घुसा के रख लेना, ठीक है। नहीं तो बोलो जो आप स्पोकन में बोल रहे हो वही धड़ल्ले से दिए जा रहे रिटर्न में। Nobody could do that work beside he। अब beside तो आपकी प्रपोजिशन होती है के अलावा, कोई भी उस काम को नहीं कर सकता besides he, कोई भी उस काम को नहीं कर सकता वह के अलावा, वह के अलावा में नहीं, उसके अलावा। तो ही नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा हिम। क्या लिखना पड़ेगा भैया, हिम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा। ही के बाद मतलब सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा एरर बेटा प्रेपोजिशन की बनती है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग जो होता है ना प्रेपोजिशन के साथ। अभी आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँ कंपैरिजन करते वक्त किस तरीके से सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होता है, राइट। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई मेरी नाक में खुजली क्यों चल रही है यार, बहुत अजीब मीठी सी खुजली चल रही है, इसलिए बार बार खुजाने का मन कर रहा है ठीक है। तो बिसाइड प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स, बिसाइड भी प्रेपोजिशन है, बिसाइड भी प्रेपोजिशन, बिसाइड्स भी होता है के अलावा, और बिसाइड होता है के बाजू में। तो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, राइट। चलो अब इंटरेस्टिंग चीज़ पे जरा आ जाओ जरा भैया, इधर देखो, लुक एट हियर। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब जो सब्जेक्टिव केस होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये जो हम लोगों ने पढ़ के आए, इनका इज, एम, आर, वॉज, वर्क के साथ किस तरीके से प्रयोग होते हैं। सर हमने तो पढ़ा आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। बेटा यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आई एम डॉक्टर, आई एम ए टीचर। यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत ही ध्यान से समझना है। जो आप स्पोकन में बोलते हो
उनका कोई वेटेज नहीं है वहाँ पर रिटन इंग्लिश में। यहाँ पर मैं जो सब्जेक्टिव केस बताने वाला हूँ इज एम आर वॉज वर के साथ, ये थोड़े से अलग है। हो सकता है आप में से कुछ नहीं जानते हो, कुछ जानते हो, कुछ यूज़ भी करते होंगे। सर कैसे बताओ? पहला आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताओ इट इज़ मी सही है या इट इज़ आई सही है? विच वन इज़ करेक्ट, है ना? पॉज कर लो, समझ लो। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, हो गया? तेरे नाम के सजदे कुछ ऐसा कर जाऊं। इट इज मी होता कि इट इज आई होता, लेट गेट डिस्कस्ड अबाउट दिस। इट इज़ मी होता है कि इट इज़ आई होता है? देखो बोलचाल में आप ये बोलते हो, रिटर्न में आपसे ये पूछा जाता है। इट इज़ मी बेटा होता है ये यूएसए इंग्लिश, बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें बोलते हैं इट इज़ मी। बोलते ना कौन है वहाँ, इट इज़ मी, ये मैं हूँ। कौन है वहाँ, इट इज़ मी, ये मैं हूँ। तो इट इज़ मी जो बोलते हैं ना, ये एक प्रकार से इम्फसाइज करने के लिए हम लोग बोलते हैं इट इज़ मी, मैं हूँ। तो ये बोलचाल में यूएसए अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। इट इज़ आई चलता है भैया यूके ब्रिटिश इंग्लिश में चलता है, ठीक है ना? तो सर हम कौन सा फॉलो करें? आपसे एग्जाम में कौन सी पूछी जा रही? ब्रिटिश इंग्लिश पूछी जा रही, तो इट इज़ आई को ही फॉलो करें। एक तो ये हो गया, श्रद्धांजलि वाले आंसर हो गए, राइट। अब दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि जो मैंने बोला, इसको ज़रा समझो ज़रा। ग्रामेटिकली अगर चले अच्छे से, ये जो सेंटेंस है इट इज़ मी, इट इज़ आई। अब यहाँ पर एक बात बताओ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा सोचना गलत है बेटा। ये सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं, ये टेम्परेरी बेस पे है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट तो आपका आई है, ये तो आई को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ जो शब्द होता है, इट इज़, ये मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, ये टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है, ये आई को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मेन सब्जेक्ट कौन है? हमारा आई। तो यदि वो मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको सब्जेक्टिव केस में लिखना ग्रामेटिकली ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट इज़ आई, एम्फसाइज करने के लिए, अपनी बात को जोर दे, हेलो इट इज़ आई, या मैं हूँ। अब देखो बोलचाल में तो हम बोल देते हैं इट इज़ मी या मैं हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा रिलेट करता हूँ। मैंने बोला उसने तुम्हारी जान बचाई, ही सेव्ड योर लाइफ। अब उसने तुम्हारी जान बचाई, उसमें सब्जेक्ट कौन है? ही सेव्ड योर लाइफ, उसने तुम्हारी जान बचाई, ही सेव्ड योर लाइफ, राइट। इतनी बात तो क्लियर हो गई। वह मैं था जिसने तुम्हारी जान बचाई, इट इज़ मी नहीं, वह मुझे था नहीं, इट इज़ आई हु सेव्ड योर लाइफ। तो इट इज़ के बाद में सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं, याद रखना। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखे जाते हैं। सब्जेक्टिव आपको केस लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई, है ना, क्योंकि इट इज़ जो होता है वो मेन सब्जेक्ट नहीं होता। मेन सब्जेक्ट आपको आई होता है और उसी को इंट्रोड्यूस करता है इट इज़। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो होता है ना, ये जो इट इज़ मी होता है और जो इट इज़ आई जो होता है, याद रखना। अगर आपको सेंटेंस को आगे बढ़ाना है, इसको एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लो अगर आपको सेंटेंस को यहीं पे ख़त्म करना है तो ऑब्जेक्टिव पे सेंटेंस को ख़त्म करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, राइट। लेकिन अगर आगे आपको कहानी और लिखना है, इसी सब्जेक्ट के बारे में आगे कहानी लिखना है, तो इट सब्जेक्टिव केस ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ज़्यादा ग्रामेटिकली सही रहता है, राइट। आपको एग्जाम में कौन सा फॉलो करना है? आपको करना है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जो इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है आपको उसको फॉलो करना है, मी नहीं लिखना है, राइट। मैंने कहा इट इज़ आई, ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये इसको क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस का पालन नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव केस आप बोलचाल में बोल रहे हो, डजंट मैटर, वो एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता, राइट। एक चीज़ और मैंने बताई, यदि आपका सेंटेंस यहीं पे खत्म हो रहा है तो कई बार कुछ ग्रामरियन मानते हैं कि भाई इट इज़ मी पे सेंटेंस अगर मी पे ख़त्म हो रहा है तो वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लिखना ठीक है, होता है, माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन सेंटेंस को आगे इसी के बारे में कुछ लिखना है, इसी सब्जेक्ट के बारे में, इसकी सब्जेक्ट के बारे में आगे लिखना है, सब्जेक्ट ने क्या किया, तो सब्जेक्टिव केस लिखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ये सबकी अलग अलग राय बता रहा हूँ मैं अपने पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, सबकी अलग अलग राय बता रहा हूँ, राइट। 2-3 मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि इट इज़ आई एक मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, मेन सब्जेक्ट ये होता है, तो ये तो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं, है ना।
और इधर अगर सेंटेंस को यहीं खत्म करना है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखो। ये बोलचाल में चलता है, अमेरिकन इंग्लिश में, ये चलता है ब्रिटिश इंग्लिश में। अब कुछ एग्जांपल देखो जरा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। राइट, मैंने बोला इट वॉज हिम हु सेव्ड योर लाइफ, इट वॉज हिम हु सेव्ड योर लाइफ। अगर मुझे सिर्फ सेंटेंस को इतना लिखना है तो बोलचाल के हिसाब से सही है, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लिखना है तो इट इज़ ही लिखना पड़ेगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। इट वॉज ही, या वही था जिसने तुम्हारी जान बचाई। आगे मैं कहानी लिख रहा हूं तो मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। इट वॉज ही, या वही था जिसने तुम्हारी जान बचाई। और वह आपने वो भी पढ़ा होगा, इफ आई वर, वो सब्जेक्टिव केस जो होता है, सब्जेक्टिव बोलते हैं शायद, सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव मूड। इसके बाद में आपने वो पढ़ा होगा, इफ आई वर डॉक्टर, इफ आई वर, तो वर के साथ भी आई लिखा जाता है, तो वो सब्जेक्टिव मूड होता है। वो भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देखना उसमें अपने कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो में आपको मिल जाएगा। राइट, कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो में आपको मिल जाएगा कि वर के साथ भी क्या आता है, सभी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर आता है ना, तो वहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा। इट इज़ मी हु इज़ एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब बताओ इसमें क्या आएगा, ये तो समझ में आ गया भाई। इसको काट के क्या करना पड़ेगा, इसको काट के क्या करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा। इट इज़ मी हु इज़ एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट इज़ मी हु इज़ एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ तो पहले इसको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है। राइट, इट इज़ आई, वो मैं हूँ, मुझे हूँ नहीं, वो मैं हूँ जो इस चीज़ के लिए क्या है, जिम्मेदार है। और ये जो हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, आई के लिए काम कर रहे हैं। ये किसके लिए काम कर रहे हैं, आई के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी हु के अनुसार नहीं आएगी, हु के अनुसार नहीं आएगी, वो आई के अनुसार आएगी, क्योंकि आई के ही बारे में पूरी क्या आगे कहानी लिखी हुई है। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये मैं हूँ जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पर आपको मी लिख के दे देंगे, मी को काटना आई लिखना है, इधर आपको इज लिख के दे देंगे, इस को काटना है एम लिखना है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, एम। बात क्लियर हुई। हाँ, इधर इट इज़ हर हु स्टोल योर पर्स, यह उसे है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। उसे है नहीं भाई, यह वह है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। इट इज़ शी, यह वह है जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। इट इज़ शी हु स्टोल योर पर्स, दैट इज करेक्ट। इट विल बी अस, यह हम होंगे, यह हमें होंगे नहीं, यह हम होंगे, हमें नहीं होंगे भैया, हम होंगे। इट विल बी वी हु विल क्रैक CGL, या हम होंगे जो CGL को क्या करेंगे, क्रैक करेंगे। बात समझ में आ रही है भैया, ओ भैया बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो इधर आगे बढ़ो। देखो, इट वॉजंट अस, ये हम नहीं थे, इज वॉजंट वी। इट इजंट मी हु लाइड टू यू, या मैं नहीं था, या मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें झूठ बोला। इट इजंट आई, या मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें झूठ बोला। समझ में आ रहा है किस तरीके से इट इज़ मी और इट इज़ आई, इनके बीच में डिफरेंस हमने जानने की कोशिश की। और इट इज़ के बाद में या इज एम आर के बाद में हमेशा कौन से केस लिखे जाते हैं भैया, सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं। राइट, वो लगता है आपको ऐसे ही, वो लगता है आपको ऐसे ही। जैसे अब एक बात बताओ, यहाँ तो आप कर ही लोगे, कहाँ कर लोगे आपने बोला आई एम अ डॉक्टर, सर ये भी तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप ऑलरेडी लगा ही रहे हो आगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसी सब्जेक्ट के बारे में डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरक बन रहा है। याद रखना, एम के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर क्या है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसको सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। राइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो इज एम आर के बाद में, वॉज वर के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आते। वो ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ आता है, आई किल्ड यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होगा जिसपे एक्शन जाएगा। अगर कर्ता ने कोई एक्शन किया और जहाँ वो गया उसके रिसीवर तक, तो वो जो रिसीवर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सिर्फ एक्शन वर्ब में होता है। लेकिन स्टैटिव वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। राइट, ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो यहाँ तो ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है। लेकिन जब आप इट से करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, एम्फसाइज करोगे, तो इट इज़ के बाद में सब्जेक्टिव केस लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएंगे। या देयर इज ही, देयर और इट, ये दोनों को समझ लेना। देयर इज ही हु सेव्ड योर लाइफ, या वह है जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई। देयर इज ही हु सेव्ड योर लाइफ, तो देयर और इट ये मेन सब्जेक्ट नहीं होते, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। राइट,
ये मेन सब्जेक्ट को लाने का काम करते हैं। अगर ये मेन सब्जेक्ट होते ना, अगर ये इट और देयर मेन सब्जेक्ट होते ना, तो इनका कुछ मतलब निकलता। जैसे मैंने बोला बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो क्या आप इसको ऐसे लिखते हो, रेनिंग इज, बारिश है, रेनिंग इज, बारिश है, ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना। आप लिखते हो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। क्या इसका मतलब यहाँ पर है यह बारिश हो रही है? गर्मी है, इट इज़ हॉट, यह गर्मी है। इट का कोई मतलब नहीं होता। इट तो इसको मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, रेन को, हॉट को, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेन सब्जेक्ट ही नहीं होता, राइट। चलो इतना पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं।